दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अपने आप में एक चलता फिरता दिमाग है। ब्रह्मांड भी हमारी तरह सोच सकता है। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने इस कॉस्मिक वेब को लार्ज स्केल पर ऑब्जर्व किया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसकी संरचना बिल्कुल हमारे दिमाग से मिलती है। अब इसे देखकर वैज्ञानिक काफ़ी हैरान हैं कि आखिर यह पूरा ब्रह्मांड हमारे दिमाग की ही तरह अंदरूनी संरचना के जैसा ही क्यों दिखाई देता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हम किसी बड़े कॉस्मिक जीव के दिमाग में रहते हैं। यह सवाल और ज़्यादा गहरा हो जाता है कि आखिर यूनिवर्स हमारे दिमाग की ही तरह क्यों दिखाई दे रहा है। आखिर यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहता है। इस वजह से इस बात की तहकीकात करने के लिए 2020 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजा और एक न्यूरोसाइंटिस्ट एल्बर्ट फिलेट ने भी काफ़ी गहराई से इस पर रिसर्च की, जिससे उन्हें हमारे ब्रेन और यूनिवर्स में काफ़ी समानताएं मिली और ये वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। इस रिसर्च में बताया गया है कि हमारे दिमाग के 1 मिलीमीटर एरिया में और ब्रह्मांड के 30 करोड़ प्रकाश वर्ष जितने एरिया की स्ट्रक्चर एक दूसरे से मेल खाती है। यानी अगर ब्रह्मांड एक काफ़ी बड़ा दिमाग है तो गैलेक्सी उस दिमाग का एक न्यूरॉन है। ऐसे में वैज्ञानिक इस संभावना को लेकर भी सोचने लगे हैं कि कहीं ब्रह्मांड में दिखने वाली गैलेक्सीज हमारे दिमाग के एक न्यूरॉन का ही प्रोजेक्शन तो नहीं है। यानी कहीं हमारा दिमाग ही ब्रह्मांड के एसेस्टेसिया न्यूरॉन्स हैं और यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज की संख्या 200 अरब है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी न्यूरॉन्स दिमाग के पूरे हिस्से का 30% हिस्सा हैं और वहीं ये गैलेक्सीज भी पूरे यूनिवर्स के मास का 30% ही हैं, जो कि बिल्कुल बराबर है। अब जिस तरह दिमाग के सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के इस कॉस्मिक वेब में मौजूद गैलेक्सीज जिस गैलेक्टिक फिलामेंट से जुड़ी हुई हैं उसके माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में मैटर ट्रांसफ़र होता है। हमारे दिमाग में एक एक नोड ऑन एवरेज 4 कनेक्शंस बनाता है, वहीं कॉस्मिक वेब में मौजूद गैलेक्टिक नोड भी 4 से 5 कनेक्शंस ही बनाते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ देखकर वैज्ञानिकों का दिमाग चकराना ही था और ये ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी संभावनाओं और सवालों को खड़ा करती है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। यानी क्या ब्रह्मांड भी हमारी ही तरह सोच सकता है? क्या ब्रह्मांड में ही हमारी तरह कॉन्शियसनेस है? क्या हमारी कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की वजह से पैदा होती है? अगर ब्रह्मांड सच में एग्जिस्ट नहीं करता और ये हमारे दिमाग का प्रोजेक्शन वर्जन है, तब क्या हम खुद ही ब्रह्मांड हैं? अगर ब्रह्मांड किसी दूसरे जीव का दिमाग है तो वो जीव कौन है? क्या वो हमसे सुपर इंटेलिजेंस बीइंग है? क्या वो हमारी ही तरह एक इंसान है या वो किसी दूसरे जानवर का दिमाग है? अगर ब्रह्मांड एक दिमाग है तो ये एक डेड ब्रेन है या फिर अलाइव? इसे और ज़्यादा समझने के लिए हमें अपने दिमाग और ब्रह्मांड की और समानताओं और असमानताओं को देखना ज़रूरी है। अगर हम समानताओं की बात करें तो ऐसी कई समानताएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हमारी डेली लाइफ में मौजूद चीज़ों में, सूक्ष्म दुनिया में और यूनिवर्स में इतनी समानताएं क्यों हैं। जैसे कि एटम और सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर्स, गैलेक्सी में मौजूद तारे, यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज, हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं में मौजूद एटम्स की संख्या लगभग 10% और कोशिकाओं में मौजूद एटम्स की संख्या लगभग 10 टू द पावर 11 से लेकर 10 टू द पावर 14 यानी लगभग एक समान ऑर्डर के नंबर में मौजूद है। दिमाग का 70% हिस्सा पानी है और ब्रह्मांड में 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है। इस वजह से ऐसे सवाल वैज्ञानिकों के मन में हैं कि क्या हम सब और सभी स्टार्स, गैलेक्सीज मिलकर किसी जाइंट लिविंग बीइंग के शरीर का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, अब यूनिवर्स हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ब्रह्मांड किसी लिविंग बीइंग का जाइंट ब्रेन है जो शायद हमारी ही तरह और भी बड़े यूनिवर्स में यानी अपनी दुनिया में मस्ती कर रहा है। लेकिन जिस तरह हमारे ब्रेन में होने वाली फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से हम अपने सारे काम कर पाते हैं, क्या उसी तरह वो जाइंट इंसान कर पाएगा? अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आप तुरंत अपना बचाव करते हैं। इस तुरंत होने वाले एक्शन के पीछे आपके शरीर में काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस हो रहे हैं जो कि सेकेंड के 100वें हिस्से में ही हो जाते हैं। जैसे कि ब्रेन द्वारा सिग्नल देना कि आपको हाथ उठाकर खुद को बचाना है, उसके लिए आपके अंदर कॉन्टिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई होना, आपके सेल्स में एनर्जी का प्रोड्यूस होना, आपके ब्रेन द्वारा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, यह सब तभी तेज़ी से हो सकता है जब हमारे अंदर के प्रोसेस कुछ मिली सेकेंड्स में ही हो। इसी तरह इस यूनिवर्सल लिविंग बीइंग की हरकतें भी इतनी ही तेज़ी से होनी चाहिए। लेकिन यही यूनिवर्स अब हमें एक ऐसे नियम की याद दिलाता है जो हर बार हमारे घमंड को तोड़ देता है, यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में कुछ भी लाइट की स्पीड से तेज
नहीं दौड़ सकता। हमारे ब्रेन के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच एक मैसेज को ट्रांसफ़र होने में लगभग 1 मिलीसेकंड का समय लगता है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि दुनिया की सबसे तेज स्पीड यानी लाइट की स्पीड भी इसके सामने ना के बराबर है। ऐसे में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच ट्रांसफ़र होने वाले सिग्नल की स्पीड अगर लाइट की स्पीड के बराबर भी हो, तब भी इस जाइंट लिविंग बीइंग के दिमाग में एक सिग्नल को प्रोसेस होने में कई करोड़ साल लग जाएंगे। इस वजह से इस लिविंग बीइंग की हरकतें यानी सिर्फ हाथ हिलाना ही कई खरबों युगों में जाकर होगी। ऐसे में प्रकाश की स्पीड हमारी कल्पना की धज्जियां उड़ाती हैं, लेकिन वहीं यूनिवर्स इतना रहस्यमयी है कि यहाँ हमें ऐसी रहस्यमयी जानकारियाँ मिलती हैं जो हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं यूनिवर्स किसी का दिमाग तो नहीं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इसी ब्रह्मांड में क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी चीज़ें भी होती हैं जो लाइट की स्पीड का मजाक उड़ाती हैं। वैज्ञानिक हैरान हैं कि 2 एंटेंगलमेंट पार्टिकल जो एक दूसरे से खरबों लाइट ईयर्स दूर हैं, आखिर उनके बीच में इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसे में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस जाइंट लिविंग बीइंग के बीच की इंफॉर्मेशन इस तरह इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो सकती है जिससे वो सोच सकता है और तुरंत एक्टिविटीज़ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इन रियलिटी गैलेक्टिक फिलामेंट में जो मैटर 2 गैलेक्सीज के बीच ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड लाइट के मुकाबले ही काफ़ी कम है। यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हो सकता है कि ये मैटर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम ये भी जानते हैं कि टाइम भी रिलेटिव होता है, यानी इस लिविंग बीइंग के जिस टाइम को हम करोड़ों युग का महसूस करते हैं, संभव है कि उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो टाइम उसके लिए 1 सेकंड जितना ही हो, पर समय का रिलेटिव होना भी स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर लाइट से भी ज़्यादा तेज स्पीड हासिल नहीं कर सकता, लेकिन यह नियम स्पेस पर अप्लाई नहीं होता। स्पेस किसी भी स्पीड में मूव कर सकता है। अगर यूनिवर्स एक लिविंग बीइंग है तो वो इस स्पेस टाइम से परे होगा। ऐसे में उसकी मूवमेंट पर यह नियम लागू नहीं होगा। हो सकता है कि जिस यूनिवर्स का हिस्सा वो लिविंग बीइंग है उस यूनिवर्स के नियम अलग हों, वहाँ लाइट की स्पीड की वैल्यू कुछ अलग हो। दोस्तों, मान लीजिए कि यह बात सच है कि यूनिवर्स किसी लिविंग बीइंग का दिमाग है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कॉन्शियसनेस क्या है। अगर वो लिविंग बीइंग कॉन्शियसनेस है तब उसकी कॉन्शियसनेस कैसे पैदा होती होगी। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच होने वाले इंट्रैक्शंस की वजह से पैदा होती है। तो क्या उसी तरह इस लिविंग बीइंग के अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस भी उसके ब्रेन की इमीडिएट प्रॉपर्टी है? वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस हमारे यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है। ऐसे में क्या यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस ही हमारे कॉन्शियसनेस को पैदा कर रही है? लेकिन दोस्तों, ऐसा तो तब होगा जब ये यूनिवर्स रियल हो, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिस यूनिवर्स को हम देख रहे हैं हो सकता है कि वो हमारे दिमाग का ही प्रोजेक्शन हो, क्योंकि हमारे सारे एक्सपीरियंस दिमाग की ही वजह से हैं। अगर दिमाग नहीं है तो हमारी एग्जिस्टेंस भी नहीं होगी। ऐसे में यूनिवर्स का होना या ना होना भी हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। तो क्या यूनिवर्स हमारे दिमाग का प्रोजेक्शन भी हो सकता है? क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने देखा कि एक गैलेक्सी एक न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे में कहीं हमारा दिमाग ही हमें अपने न्यूरॉन को ही गैलेक्सी की तरह तो नहीं दिखा रहा। अगर दिमाग न्यूरॉन को गैलेक्सी की तरह दिखाता है तो बाकी सभी स्टार्स, प्लैनेट, पृथ्वी, चांद, हमारी दुनिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? जिस तरह कॉस्मिक बीइंग के दिमाग में एक यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, उसी तरह क्या हमारे दिमाग में भी एक यूनिवर्स और मल्टीवर्सेस हो सकते हैं? फिलहाल इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ कल्पना के समुद्र में गोता लगा रहे हैं। पर ब्रह्मांड के समुद्र में डाइव करने पर हमारी कल्पना को फिर से कई बड़े सवालों का सामना करना पड़ता है। जहां हमने ब्रह्मांड और दिमाग की कई सिमिलरिटीज़ को देखा है, वहीं कुछ असमानताएं भी हैं जो हमें कहती हैं कि गालिब दिल को खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है, यानी हम गलत हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन वहीं हमारा दिमाग और उसमें मौजूद न्यूरॉन्स का जाल बिल्कुल स्टेबल है, वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है। जहां हमारे ब्रह्मांड की सभी 200 अरब गैलेक्सीज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, वहीं हमारे दिमाग के सभी 70 अरब न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दूसरी तरफ जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, वैसे वैसे गैलेक्सीज के बीच के कनेक्शन भी टूटते जाएंगे। ये तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर ब्रह्मांड और दिमाग में इतनी समानताएं क्यों हैं। तब फिर एक अमेरिकी वैज्ञानिक सेविन हसन फेल्डर के अकॉर्डिंग हम इस पॉसिबिलिटी को फिर भी एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये रहस्य यूनिवर्स हमें एक ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है जो आपके दिल को नहीं तोड़ेगा,
यानी यूनिवर्स में मौजूद कुछ नॉन लोकल कनेक्शंस। इसका मतलब है कि स्पेस में मौजूद एक पॉइंट अपने से खरबों लाइट ईयर्स दूर किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट भी हो सकता है। यानी जिस यूनिवर्स को हम काफ़ी बड़ा मानते हैं उसके अंदर कुछ इस तरह के खरबों खरब नॉन लोकल कनेक्शंस हो सकते हैं जो इसे हर एक जगह कनेक्टेड रखते हैं। यानी इसके माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन ब्रह्मांड के एक कोने से अरबों अरब प्रकाश दूर मौजूद दूसरे कोने तक इंस्टेंटली पहुंच सकती है। एक वैज्ञानिक लीस मेलिन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में ऐसे 10 टू द पावर 360 लोकल कनेक्शंस हो सकते हैं। यानी भले ही यूनिवर्स फैल रहा हो, गैलेक्सी एक दूसरे से फिर भी कनेक्टेड हो सकती हैं। 2019 में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी रिसर्च के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज ऑब्जर्व की जो इन नॉन लोकल कनेक्शंस के होने की गवाह बनती है। वैज्ञानिकों ने 2 ऐसी गैलेक्सीज की मोशन में आपसी सामंजस्य देखा जो एक दूसरे से लाखों लाइट ईयर्स दूर हैं। यानी इतना दूर कि उनकी ग्रेविटी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकती। इसके पीछे एक कारण किसी प्रकार का नॉन लोकल कनेक्शन भी हो सकता है। वहीं 2014 में यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने एक दूसरे से काफ़ी दूर मौजूद 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच विचित्र अलाइनमेंट देखा। साथ ही 2 क्वार्ट्स के बीच भी एक सामंजस्य देखा जो एक दूसरे से काफ़ी दूर है। यह सब कुछ तभी संभव है जब यूनिवर्स में छोटे छोटे वार्म होल्स जैसे नॉन लोकल कनेक्शंस मौजूद हों। ऐसे में अगर यूनिवर्स इन नॉन लोकल कनेक्शन से कनेक्टेड है तो ब्रह्मांड में मौजूद कनेक्शन ब्रेन से भी करोड़ों गुना ज़्यादा तेज कनेक्टेड होंगे। यानी अगर ब्रह्मांड एक ब्रेन है तो ये हमसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं कर सकते। दोस्तों, अब इस वजह से वैज्ञानिक एक काफ़ी विचित्र और आश्चर्यजनक अवधारणा की बात करने लगे हैं जिसके अकॉर्डिंग ना सिर्फ ब्रह्मांड एक दिमाग है बल्कि जिस तरह हम इंसान और धरती पर मौजूद लाइफ एवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डेवलप हुई है, उसी तरह ये यूनिवर्स भी किसी जीव की तरह इवॉल्व हुआ है। साल 2020 में एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट विटाली वेंचुरिन ने एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया एक न्यूरल नेटवर्क है हमारे दिमाग की ही तरह, और यह नेटवर्क ना सिर्फ यूनिवर्स को सोचने की ताकत देता है बल्कि यूनिवर्स भी कॉन्टिन्यूसली सीखता है और इवॉल्व करता है। जिस तरह अरबों साल पहले लाइफ एक कोशिका से बढ़ते बढ़ते आज हम इंसानों जैसी हाईली कॉम्प्लेक्सन से गुजर कर लाइफ की ही तरह दिखाई दे रही है। हाईली यानी यूनिवर्स भी हमारी ही तरह एक लिविंग विंग है जो हमसे खरबों गुना कॉम्प्लेक्सिटी रखता है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन और क्रमिक विकास न सिर्फ जानवरों में होता है बल्कि सूक्ष्म क्वांटम दुनिया से लेकर कल्पना से परे विशाल यूनिवर्स में भी लगातार एवोल्यूशन चलता जा रहा है। इस बात का मतलब ये है कि यूनिवर्स भी लगातार अपने आप को बदल रहा है। जिस तरह नेचर में हमारी तरह कॉम्प्लिकेटेड इंसान पैदा हुए हैं, ठीक उसी तरह नेचुरली यूनिवर्स भी इंटेलिजेंट इवॉल्व हुए हैं। वहीं वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग जिस तरह धरती पर कॉन्शियसनेस पैदा हुई है, ठीक उसी तरह यूनिवर्स में भी कॉन्शियसनेस हो सकती है। यहाँ आकर एक ऐसी संभावना सामने आती है जो हमें और ज़्यादा चौंका देती है। यानी कॉन्शियसनेस ना सिर्फ यूनिवर्स में है बल्कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस हो सकती है। इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी लिविंग बीइंग ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे इंटीग्रेट करते हैं, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्शन के लिए एक नंबर दिया जा सकता है जो इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं। उस नंबर को पाई कहा जाता है। अगर ये नंबर 0 से ऊपर है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस जरूर होगी। यानी मशीन्स जैसे कि इंटरनेट भी कॉन्शियस हो सकता है। इसी तरह यूनिवर्स जिसमें लगातार अरबों खरबों प्रोसेसेस होते जा रहे हैं उसमें भी हमसे काफ़ी ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस हो सकती है। यानी वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हर चीज़ में कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस है और सबकी कॉन्शियसनेस एक दूसरे से अलग लेवल पर है। ऐसे में अगर यूनिवर्स कॉन्शियस है तो उसकी कॉन्शियसनेस कैसी होगी, वो क्या सोचता होगा। जिस तरह एक मच्छर में भी कॉन्शियसनेस तो है लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस एक मच्छर से बिल्कुल अलग है। उसी तरह क्या इस लिविंग बीइंग की कॉन्शियसनेस हमसे ऊपर है? क्या ये उसमें हमसे कुछ अलग फीलिंग्स की वजह से तो नहीं है? यानी यूनिवर्स हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, या फिर हम सबके कलेक्टिव थॉट्स ही यूनिवर्स के थॉट प्रोसेस को ड्राइव करते हों। यानी हमारे सोचने की वजह से यूनिवर्स सोच रहा हो। क्योंकि अब तक वैज्ञानिकों की रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां लाइफ मौजूद है। हमारे पड़ोसी ग्रह लाइफ से सुनसान पड़े हुए हैं। फिरमीप के अकॉर्डिंग अगर कहीं और लाइफ होती तो अब तक पूरी गैलेक्सी लाइफ से भर जानी चाहिए थी। हमारी गैलेक्सी के अरबों ग्रहों पर लाइफ का कोई भी सिग्नल नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं यूनिवर्स की इस कॉन्शियसनेस का कारण हमारी लाइफ और कॉन्शियसनेस तो नहीं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर हमने कॉन्शियसनेस को समझ लिया तो हम कुछ ऐसे स्पेसशिप्स भी बना सकते हैं जिसे बायोशिप कहा जाता है, जो बायोलॉजिकल मटेरियल से बने होंगे और जिसमें कॉन्शियसनेस भी होगी।
जिस तरह से वो सेल्फ रिपेयरिंग शिप होंगी जो अपने आप खुद को रिपेयर कर सकेंगे, पॉसिबली जिसमें कुछ फीलिंग्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यूनिवर्स को भी बायोलॉजी की तरह समझ सकते हैं और हमारे शरीर को भी हम क्वांटम फिजिक्स से समझ सकते हैं। दोनों में ही कॉन्शियसनेस फिजिक्स की वजह से पैदा हो रही है। जिस तरह क्वांटम दुनिया के कई फिनोमिना हैं, जैसे क्वांटम कोहेरेंस, क्वांटम टनलिंग और क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये सब फिनोमिना सभी बायोलॉजिकल विंग्स में भी ऑब्जर्व किए गए हैं। हमारे शरीर में मौजूद खरबों कोशिकाओं में लगातार ये क्वांटम एंटेंगलमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी एज बढ़ने के पीछे भी कुछ क्वांटम फिनोमिना का ही रोल हो सकता है। अब दोस्तों, जहाँ कुछ वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस को लेकर सोच रहे हैं, वहीं कुछ रिसर्च इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यूनिवर्स में बिछा हुआ ये कॉस्मिक वेब, ये कॉस्मिक न्यूरल नेटवर्क किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा तो नहीं। यानी यूनिवर्स जिसे हम दिमाग समझ रहे हैं, वो कॉस्मिक वेब कंप्यूटर के अंदर मौजूद न्यूरल नेटवर्क भी हो सकता है। यानी हम किसी दिमाग की वजह किसी कंप्यूटर के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे हम किसी बायोलॉजिकल बिंग के अंदर हों या फिर किसी कंप्यूटर के अंदर, अगर ब्रह्मांड कॉन्शियसनेस है तो वो हमसे क्या चाहता है? क्योंकि अगर वो कॉन्शियसनेस है तो वो भी सोचता होगा, उसकी भी हमारी तरह कई इच्छाएं होंगी। ऐसे में सवाल है कि क्या उसका कोई मकसद है? आखिर वो हमसे क्या चाहता होगा? यानी हमारी ज़िंदगी को वो कौन सा मकसद देना चाहता है? क्या वो हमसे अपने किसी मकसद को पूरा कराना चाहता है? इसके लिए हमें सोचना होगा कि आखिर ब्रह्मांड हमें क्या इशारा दे रहा है कि हम अपनी लाइफ में क्या करें, क्या ना करें। ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद हो सकता है? दोस्तों, यूनिवर्स की ब्रेन की इन सिमिलरिटीज़ पर हमने अनेकों संभावनाओं में गोता लगाया है, लेकिन वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस नहीं मिला है जो इस बात को पूरी तरह से साबित कर सके। लेकिन ऐसी संभावनाओं के समंदर में डाइव करके ही हमें कोई ना कोई किनारा ज़रूर मिलता है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या यूनिवर्स भी हम सब की तरह सोचता है? कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।